Hello students, welcome to Dikshant Solutech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the second part of your 6th science chapter which name is rocks and materials. Student, हम लोग जो अपने 6th चैप्टर को पढ़ रहे हैं अपने साइंस बुक के जिसका नाम है रॉक्स एंड मटेरियल्स, इसके हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। लेकिन इस सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले जो हम लोग पार्ट 1 है पढ़े हैं उसमें जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े इसके बारे में पहले आपको बता दें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अपने रॉक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, हमारा रॉक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, हमारा रॉक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े रॉक्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े रॉक्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। रॉक्स के टाइप्स के बारे में हम लोग अपने पार्ट 1 में 2 रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े थे इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक्स में भी हम लोग बहुत सारे इसके एग्जांपल्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रेनाइट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, हम लोग ऑब्सिडियन के बारे में पढ़े थे, हम लोग प्यूमिस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। फिर हम लोग ये और भी एक था, ठीक है, उसके बारे में पढ़े थे, आप लोग देखिएगा ये वीडियो में। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे अपने दूसरे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी हम लोग बहुत सारे रॉक्स के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग लाइमस्टोन के बारे में पढ़े थे, ठीक है, सेल के बारे में पढ़े थे, बहुत कुछ यानी कि बहुत कुछ के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग को अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है और सेकंड पार्ट में हम लोग अपने रॉक्स के टाइप्स का तीसरा रॉक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। जो मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज, यानी कि ऐसा रॉक जो किसी पहले फॉर्म से चेंज होकर दूसरे फॉर्म में आया हो, यानी किसी पुराने फॉर्म से बदल के किसी नए फॉर्म में आया हो, और उस नए फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस मेटामॉर्फिक रॉक्स के एक्सप्लेनेशन में हम यही समझेंगे कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये किस तरह के पुराने चीजों से बदल के और ये नए में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। हम लोग पढ़े हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स ये दोनों ऐसे रॉक्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हीट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे सरफेस के अंदर होता है तो जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इस सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक्स में, वो मिनरल्स जो होते हैं वो चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, बदलना स्टार्ट करते हैं, वो अपने फॉर्म को बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाते हैं। तो जब आपके एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर के कारण हमारे सरफेस के अंदर मौजूद जो सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनके मिनरल्स में जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेज आता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में चेंजेज आता है, तो वो क्या करते हैं, एक न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो न्यू रॉक्स जो होता है उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स का एक स्पेशल फॉर्म होता है। जब इस सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के मिनरल्स के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में हीट या एक्सट्रीम अमाउंट में आपका प्रेशर पड़ता है, तब ये अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं और चेंज करके ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स से कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स से कुछ एग्जांपल्स जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, ठीक है, नेस हो गया, ये सब जो है आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है और इन सब के बारे में हमको नीचे जानना भी है। तो सबसे पहले हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मार्बल। मार्बल आपका एक ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है जो बेसिकली आपके एक खास प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक्स से बदल के आया होता है। और वो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन होता है, तो लाइमस्टोन। आपको हम पार्ट 1 में लाइमस्टोन के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है, कि लाइमस्टोन कैसा है, क्या है। तो लाइमस्टोन से लाइमस्टोन के फॉर्म में जब बदलाव होता है, लाइमस्टोन में जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये लाइमस्टोन अपने आप को बदलता है और बदल के किस में कन्वर्ट होता है, तो मार्बल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखिए जो ये मार्बल है इसका कॉमनली यूज क्या होता है, तो मार्बल का कॉमनली यूज जो होता है वो फ्लोर बनाने में, यानी कि फर्श बनाने में, स्टैचू बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में मार्बल का यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ताजमहल है हमारे आगरा में, ठीक है, तो ये ताजमहल है, ये आपका बेस्ट एग्जांपल है किसका, यूज ऑफ व्हाइट मार्बल का। ताजमहल जो है इस व्हाइट मार्बल से मिलके बना होता है, संगमरमर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ये जो आपका मार्बल है ये लाइमस्टोन से ही मिलके बनता है और लाइमस्टोन जो है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हम लोग जानेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे स्लेट के बारे में। स्लेट आपका
एक ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो आपका सेल जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है इसमें आए हुए मेटामॉर्फोसिस के कारण बनता है, ठीक है। यानी कि जब जो आपका सेल होता है, ये सेल क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। सेल क्या होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक होता है। जब इस सेल के ऊपर आपका क्या पड़ता है, हीट पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये सेल क्या करता है, अपने अंदर चेंजेज लाता है और चेंजेज लाके किस में कन्वर्ट करता है, तो स्लेट में कन्वर्ट होता है। और ये स्लेट जो है ये क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, कुछ नहीं है, जो हमारे इग्नियस रॉक है या हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसी में जो हमारा प्रेशर और हीट पड़ता है तो इनके अंदर चेंजेज आता है और यही चेंजेज जो है आगे चल के क्या बनते हैं, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो जो मार्बल था वो मार्बल लाइमस्टोन से बना था और स्लेट जो है, ये स्लेट किससे बना है, तो सेल से बना है। इस स्लेट का यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ब्लैक बोर्ड बनाने में या टाइल्स बनाने में इस स्लेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वार्ट्जाइट के बारे में। ये क्वार्ट्जाइट क्या होता है, तो क्वार्ट्जाइट जो है वो भी एक खास प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक से बनता है जिसको हम लोग सैंडस्टोन कहते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन याद होगा आपको कि सैंडस्टोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो सैंडस्टोन का फॉर्मेशन हमारा जब सैंड पार्टिकल्स जब खास प्रकार के मिनरल्स के साथ कंबाइन हुआ था तो सैंडस्टोन बना था, ठीक है। तो अब इस सैंडस्टोन में जब बहुत ज्यादा चेंजेज आता है तब ये सैंडस्टोन किसमें बदलता है, क्वार्ट्जाइट में बदलता है। क्वार्ट्जाइट जो होता है वो बहुत ही हार्ड रॉक होता है और ये वेदर रेसिस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, वेदर रेसिस्टेंट होते हैं। यानी कि ये हमारा वेदर किस तरह से है, हमारा बरसात चल रहा है कि गर्मी चल रहा है या ठंडी चल रहा है, इनका असर इनके ऊपर नहीं होता। ये वेदर की कंडीशन को रेसिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। इसलिए इनका यूज जो है वो ग्लास में या सेरेमिक इंडस्ट्रीज में और इसका यूज जो है वो ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स में भी बनाया जाता है क्योंकि ये वेदर के कंडीशन से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। नेक्स्ट है नीस। ये नीस जो है वो आपके खास प्रकार के ग्रेनाइट से मिलकर बनाया था। अब ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट में जब चेंजेज आता है तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, नीस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जो नीस होता है ये आपके स्ट्रिप्ट और स्ट्रिक्ट अपीयरेंस के होते हैं क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्ट यानी कि स्ट्रिप्ट का मतलब कि आपका देख सकते हैं कि ये आपका क्या बहुत धारीदार होता है, बहुत ही ज्यादा धारीदार होता है, ठीक है। तो इनमें बहुत ही डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके चलते ये स्ट्रिप्ट या स्ट्रिक्ट के आपके अपीयरेंस के होते हैं। इनका यूज जो है वो बिल्डिंग्स मटेरियल में बनाने में होता है, यानी कि नीस का यूज जो है वो बिल्डिंग्स मटेरियल्स को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स, ठीक है। कि अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग रॉक्स पढ़ लिए, रॉक्स के टाइप्स को पढ़ लिए। हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट में इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़े थे, फिर हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़े थे और जब सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट किए तो यहाँ पे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल्स आपका नेचुरली ऑकरिंग एक ऐसा सॉलिड केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर या हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। मिनरल्स हमारा प्रकृति के द्वारा मिला गया, प्रकृति के द्वारा दिया गया, नेचर के द्वारा दिया गया एक ऐसा सॉलिड केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे सरफेस के यानी अर्थ सरफेस के अंदर या अर्थ सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, पाया जाता है। अब ये जो रॉक्स हैं ये आपका एक या एक से ज्यादा मिनरल से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्बल हो गया, तो मार्बल जो है वो आपके बहुत सारे आपके मिनरल से मिलके बना है। ग्रेनाइट भी आपका भी एक क्या है, रॉक है। तो ये ग्रेनाइट भी आपके बहुत सारे मिनरल से मिलके बने होते हैं। मिनरल्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेटालिक मिनरल्स और एक होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। सबसे पहला है मेटालिक मिनरल्स। तो आपके मेटालिक मिनरल्स वैसे मिनरल्स होते हैं जो किसको कंटेन करते हैं, मेटल्स को। देखिए प्योर मेटल्स को कंटेन नहीं करते हैं, इनके अंदर इम्प्यूरिटीज होती है, इनके अंदर ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्राइड्स होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, कुछ कचरे होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में इनके अंदर क्या होता है, मेटल्स का मात्रा होता है, ठीक है। तो वैसे मिनरल्स जो मेटल्स को कंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक मिनरल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वैसे रॉक्स जो इस तरह के मिनरल्स को कंटेन करते हैं यानी मेटालिक मिनरल्स को कंटेन करते हैं, इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में या मेटल्स को ऑब्टेन करने में करते हैं। और वैसे रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर्स। यानी कि हम लोग, अच्छा एक बार बताइए, हम लोग
मेटल्स को एक्सट्रैक्ट क्यों करेंगे, हम लोग मेटल्स को ऑब्टेन क्यों करेंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए। तो वैसे भी आपका ओर्स का एक दूसरा डेफिनेशन होता है कि वैसे रॉक्स या वैसे रॉक्स कंटेनिंग मिनरल्स जिनका यूज जो है वो हम कमर्शियल पर्पस के लिए करें तो उनको हम लोग ओर्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाया गया है कि वैसे रॉक्स कंटेनिंग मिनरल्स जिनका यूज तो है हम लोग मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं उनको हम लोग ओर्स बोलते हैं। तो मेटल्स को ऑब्टेन करेंगे तो कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पस के लिए करेंगे। तो कमर्शियल पर्पस के लिए किसी मिनरल्स का यूज करें या मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए किसी मिनरल्स का यूज करें, यह आपका क्या कहलाएगा, ओर्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये मेटल्स जो ऑब्टेन होते हैं इन ओर्स से, वो मेटल्स जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे के क्लासेस में आओगे तो वहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये जो ओर्स से हम लोग मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं, इन मेटल्स का यूज जो है वो हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स पे। तो वैसे मिनरल्स जो मेटल्स को कंटेन नहीं करते हैं, ऐसे मिनरल्स जो मेटल्स को कंटेन नहीं करते हैं उनको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्साइट हो गया, कैल्साइट, जिप्सम, माइका, फेल्डस्पर, ये ऐसे आपके मिनरल्स होते हैं जो मेटल्स कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या कंटेन करते हैं, आपके कुछ नॉन मेटालिक सब्सटेंस जो है ये आपका कंटेन करते हैं। कोल, पेट्रोलियम, ये बहुत ही वैल्यूएबल आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए हैं हमारे अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का सोर्स है, जिससे बड़े बड़े फैक्ट्री चलते हैं, आपके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्यूल में काम आ रहा है कोल या पेट्रोलियम, तो ये कोल पेट्रोलियम जो है ये यही नॉन मेटालिक मिनरल्स का या यही नॉन मेटालिक आपके सब्सटेंसेस का क्या है, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं ये हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में, क्योंकि इनसे बहुत हेवी फैक्ट्री चलाए जाते हैं, इनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है, इनसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, तो ये बहुत ज्यादा हमारे अर्थ के एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है इसको हम लोग कंबाइंड रूप से फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, यानी वैसे फ्यूल जो आपके हमारे चट्टानों से निकलते हैं, जो हमारे रॉक्स के अंदर से निकलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल के नाम से जानेंगे। तो फॉसिल फ्यूल जो है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि रॉक और जो कोल और पेट्रोलियम इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो है इनका फॉर्मेशन होता है जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे अर्थ के कोर में, आज से लगभग समझिए तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर में जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं एनिमल्स के, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं प्लांट्स के, या जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं हमारे एक्वेटिक सब्सटेंसेस के, एक्वेटिक जीव को, एक्वेटिक लाइफ के, वो किसी नेचुरल फिनोमेनन के कारण हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके इनके लेयर के ऊपर क्या होता है, हमारे सॉइल का लेयर बैठते जाता है। जब हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, इनके ऊपर हमारे सॉइल का लेयर बैठते जाता है तो इनके ऊपर बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑन द डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ द डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कोल में या पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो वही आपको बताया गया है कि ये फॉसिल फ्यूल जो है इनका फॉर्मेशन जो है वो डेड एंड डिकेड एनिमल्स या डेड एंड डिकेड प्लांट्स के डिकम्पोजिशन के चलते आपका होता है। ये बहुत ही लंबा समय लेते हैं इनका फॉर्मेशन करने के लिए। जैसे मान लीजिए लगभग आज से 2 मिलियन 3 मिलियन यानी कि 20 लाख 30 लाख साल पहले जो प्लांट्स, जो एनिमल्स डेड एंड डिकेइंग होकर डिपॉजिट हो गए होंगे, उनका कोल एंड पेट्रोलियम हम लोग आज निकालते हैं, क्योंकि ये 2 मिलियन 3 मिलियन ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर को कोल एंड पेट्रोलियम बनने में। तो सोचिए कि ये कितना स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं इनमें क्या क्या आपका इंक्लूड होता है, तो फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल और पेट्रोलियम इंक्लूड
इंक्लूड होता है, जो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ किसका रखते हैं, कार्बन का। ये जो आपके कोल है या पेट्रोलियम है, ये अपने में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रखते हैं, किस मटेरियल्स का अपने में सबसे ज्यादा परसेंटेज रखते हैं, तो ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये अपने अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज रखते हैं किसका, तो कार्बन का रखते हैं। आइए अब हम बात करें किसका, कोल का, कि कोल क्या होता है, यानी कि फर्स्ट फॉसिल फ्यूल जो हमारा है कोल, इसके बारे में बात करते हैं। तो कोल आपका एक ऐसा कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश सेडिमेंट्री रॉक होता है जो मेनली किससे मिलके बनता है, कोल से, कार्बन से और हाइड्रोकार्बन से मिलके बनता है। ठीक है, कोल हमारा क्या होता है, तो कोल हमारा एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। कोल एक सेडिमेंट्री रॉक होता है जो किससे मिलके बनता है, ठीक है, तो जी हमारा मिलके बनता है कार्बन से या हाइड्रोकार्बन से। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया आपका, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका कोल है यानी फर्स्ट फॉसिल फ्यूल है हमारा, ये आपका कोल और हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। देखिए अब ये कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, चूंकि फॉसिल फ्यूल है तो जनरली फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन कैसे है आपको हम बता चुके हैं कि हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स हो गए या डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ सब एनिमल हो गए, उनके डिपोजिट के कारण होता है, उनके डिपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, तो कोल इज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट गॉट ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले जो हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं उनके अर्थ के अंदर दब जाने से, फिर उनके ऊपर लेयर चढ़ जाने से, उनको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिलने से वो जो प्लांट्स के आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं, वो जो प्लांट्स के डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, कोल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, ओवर मिलेनिया ड्यू टू हीट एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ दिस मटेरियल्स decays and changes into coal. There are many varieties of coal such as anthracite, bituminous, lignite and peat. अब देखिए ये जो आपका कोल का फॉर्मेशन होता है, ये कोल का फॉर्मेशन जो है वो प्लांट्स के हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर दब जाने से, उनके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में लेयर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर आने से वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, कोल में। लेकिन ये कोल जो है, इस कोल का भी वैरायटी जो है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि कोल के अंदर हमारा मेन चीज होता है अमाउंट ऑफ कार्बन। तो किस कोल के अंदर हमारा कितना अमाउंट में कार्बन है, इसके बेसिस पे ये कोल जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में बटा है। फॉर एग्जांपल आपका एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस कोल है, लिग्नाइट है और पीट है। इन सब के अंदर हमारे कार्बन का जो परसेंटेज है और मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो क्या करता है, डिफर करता है। चलिए अब हम बात करेंगे कोल का यूज क्या है। तो कोल का यूज सबसे पहले कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, आपका जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जहाँ थर्मल पावर प्लांट में हम लोग हीट का यूज करके और ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस हीट के प्रोडक्शन में, हीट के फॉर्मेशन में हम इसी कोल का यूज करते हैं। फिर है आपका कि स्टीम इंजन को चलाने में, ब्लास्ट फर्नेसेस इन द स्टील इंडस्ट्री, इन स्टील इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं उनके काम के लिए हम लोग इस कार्बन का क्या करते हैं, इस कोल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इस फॉसिल फ्यूल में नेक्स्ट हमारा सब्सटेंस आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे आपका अच्छा इसमें पॉइंट ये है कि पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन होता है वो डेड रिमेन्स ऑफ मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। मैरीन का मतलब होता है एक्वेटिक। आज से कई लाख साल पहले जो हमारे एक्वेटिक यानी जो हमारे वाटर में रहने वाले प्लांट्स या वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स थे, उनके डेड एंड डिकेइंग मैटर से, यानी उनके सड़े गले पदार्थ जो धीरे धीरे हमारे उसी वाटर बॉडीज के किनारे दबते गए हैं और दबने के कारण उन पे लेयर्स आते गया है, उनके ऊपर आपके उनके ऊपर प्रेशर हाई होते गया है, टेम्परेचर इंक्रीज होते गया है। तो वो जो मैरीन प्लांट्स या मैरीन एनिमल्स के आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं, वो उसी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो किसमें कन्वर्ट होते गए हैं, ये आपके पेट्रोल में कन्वर्ट होते गए हैं। ठीक है, अब बहुत सालों से ये जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, ये ठीक है हीट मिला, प्रेशर मिला, तो ये किसमें कन्वर्ट हुए, आपके पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए। पेट्रोलियम का यूज कहाँ होता है, तो पेट्रोलियम का यूज आपके व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में होता है। साथ ही साथ ये आपकी
क्लॉथ्स के क्लीनिंग के पर्पस के लिए होता है। लुब्रिकेंट्स यानी कि आपके फ्रिक्शन को लेस करने के लिए जो आपके ये सब्सटेंस बनते हैं उनमें होता है। इंडस्ट्रियल वैक्स में होता है, प्रिंटिंग इंक में होता है, ठीक है, या मेडिसिन में होता है। इन सब जगहों पे किसका यूज होता है? इस पेट्रोलियम का यूज होता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो कोल है और ये पेट्रोलियम है, बहुत ही एक्सेस अमाउंट में आज के टाइम में हमारे अर्थ के ऊपर इसका बहुत ही एक्सेस अमाउंट में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही अब व्हीकल्स का यूज करते हैं, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा रन कर रही हैं, आपके रोड्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, हर जगह समझिए तो कोल एंड कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम का ही यूज है। और इसके प्रोडक्शन का हम बात करें तो ये आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने में लगभग 2 मिलियन 3 मिलियन 20 लाख 30 लाख साल का समय लेता है। यानी आज जो आप लोग पेट्रोल निकाल रहे हो, आज जो आप लोग कोल निकाल रहे हो, इसके बनने की शुरुआत आज से 20 लाख साल पहले या 30 लाख साल पहले हुई थी। तो सोचिए कि आज जो प्लांट या एनिमल डेड एंड डिकेइंग हो रहे हैं, आज जो मैरीन प्लांट्स या मैरीन एनिमल्स हमारे अर्थ के क्रस्ट में जाके दब रहे हैं, उनसे पेट्रोल या उनसे कोल आज से 20 लाख साल या 30 लाख साल बाद निकलेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि हमको इस कोल और पेट्रोल को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना दर से हम इसका यूज, जिस रफ्तार से इसका हम यूज कर रहे हैं, वो रफ्तार बहुत ही ज्यादा है इनके फॉर्मेशन के रफ्तार से, ठीक है। तो इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा आ जाएगा कि फिर हम जो कोल एंड पेट्रोलियम को देख पा रहे हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो नहीं देख पाएगी, अगर इसी तरीके से हम इसका गलत यूज करते रहे तो, या एक्सेस यूज करते रहे तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ये कोल और पेट्रोलियम को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? तो फॉसिल फ्यूल, जैसे मान लीजिए कोल एंड पेट्रोल में ये बहुत ज्यादा समय यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने के लिए, और ये एक बार अगर क्या होगा हमारे फॉसिल फ्यूल, वंस दिस डिपॉजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेड, एक बार अगर ये खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो इतना ज्यादा समय लेंगे बनने के लिए, किसी लगभग लगेगा कि हमारे ये अर्थ पे से क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं, ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अब ये है ही नहीं। तो उतना साल तक कौन देखा है, कौन इंतजार करेगा ना? 20 लाख साल 30 लाख साल कौन ही वेट करने जा रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करें, इस कोल और पेट्रोलियम को कंजर्व करें, और कंजर्व करके इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक और बुद्धिमानी से इसका यूज करें, ताकि हम तो यूज करें ही, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका क्या कर पाए, यूज कर पाए, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा? तो हम लोग को अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करें तो धूप से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, आपका प्रोड्यूस करेगा। हम लोग विंड एनर्जी का यूज करें, हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करें, इन सब चीजों का हम लोग यूज करेंगे जो हमारे अर्थ के ऊपर पर्याप्त मात्रा में पड़े हुए हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में पड़े हुए हैं। विंड अनलिमिटेड है, सनलाइट अनलिमिटेड है, वाटर जो है वो अनलिमिटेड है। तो इनका यूज करके हम लोग एनर्जी का फॉर्मेशन करें, जिससे हम लोग का कोल और पेट्रोलियम का जो यूज होगा वो क्या कर हो जाएगा, बच पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोल और पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है कि कैसे आपका पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन जो है वो हमारे अर्थ के बहुत ही डीप गहराई से क्या किया जा रहा है, निकाल रहा है। ये आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी है, और ये क्या कर रहा है, बड़े बड़े वेल्स बना के हमारे अर्थ के अंदर से क्या करते हैं, पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा जो पार्ट 2 था इस चैप्टर का, वो पार्ट 2 जो है वो भी क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। तो जो भी आपके टॉपिक्स या जो भी आपके पॉइंट्स, कंसेप्ट आपको जानने थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको हम बताएं। आई होप कि आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया हो। और रह बात इसके क्वेश्चन आंसर या इसमें जो भी वर्कशीट है, ये सब आपके इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम लोग अगले चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़ाई करिए।